आ जाओ। क्योंकि हमारी पार्टी ने जो नारा दिया है, सबकी नौकरी सरकारी, नर हो या नारी, एक साल से हमारी पार्टी ने नरेंद्र मोदी को संदेश दे दिया है कि आप सबसे ज्यादा समझदार है, सबसे ज्यादा ईमानदार है, सबसे ज्यादा दमदार है और देश और दुनिया में आपका नाम का डंका बज रहा है। हमारी पार्टी पिछले 7 साल 8 साल में क्या किए नहीं किए कोई हिसाब नहीं मांग रही है, लेकिन अगर आप देश का भला करना चाहते हैं, नौजवानों का भला करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, तो सबकी नौकरी सरकारी, हाँ तो करो ना तो हटो। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी 3 वर्ष में बेरोजगारी खत्म करेगी। और किसी को लग रहा है कि ये तो संभव बात है, नहीं हो सकता है, ये सही बात है जो आपको लग रहा है। इस धरती पर, इस दुनिया में अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी पिछले 15 अगस्त 2021 को जब स्थापना किया, गठन किया गया, तो धरती पर स्वर्ग का पैगाम दिया गया कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा पैगाम देने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। लेकिन किसी का भविष्यवाणी भी है कि हरियाणा के धरती से 1960 से 2020 तक क्या हुआ और 2020 से 2024 तक क्या होगा। इस कड़ी में इस प्रोग्राम को फिट कर दिया गया है और अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी एक ऐसे नेता का आविष्कार किया है, नाम नहीं खोला जाएगा क्योंकि उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो सबको ढूंढ ढूंढ के बंद करवा रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी का जो ये नेता होगा है, सारा प्लान लिख करके रख दिया गया कि कैसे लागू कर दिया जाएगा। और इसलिए हमारी पार्टी ने ये भी कह दिया है कि हमारी पार्टी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और हमारी पार्टी का जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा, वो पार्टी का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, सबकी नौकरी सरकारी, नर हो या नारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, सबका होगा मौलिक अधिकार, जच्चा बच्चा की सुरक्षा, 2 बरस तक सरकारी खर्चा। जब आप घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा कि गर्भ में आने तक से कब्र में जाने तक का प्रोग्राम है। हमारी पार्टी ने नारा दिया है, चिंता मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भय मुक्त भारत। और हमारी पार्टी ने नारा दिया है, इस देश में जितने नेता हैं आज फेमस हो रहा है, रेवड़ी बांट रहे हैं, वोट के लिए लोगों को भीख दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। जैसे मछली को फंसाने के लिए बंसी में कांटा लगाया जाता है, वैसे आज के नेता ऐसे कर रहे हैं। देश की सरकार की जो जिम्मेदारी, जवाबदेही होती है, राजनीति का जो मतलब होता है, राजनीति का मतलब है कि सरकार देश के लोगों के लिए जरूरतों के पूरा करने की व्यवस्था करने की जवाबदेही, जिम्मेदारी का नाम है राजनीति। राजनीति मतलब राज की नीति ऐसा हो जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करे, इसको कहते हैं राजनीति। आज आम बोलचाल ऐसा हो गया है, राजनेता ऐसा वातावरण पैदा कर दिए हैं कि राजनीति को लोग गाली समझते हैं, उसको धिक्कारते हैं। लेकिन याद करो, हमारे देश को आजाद कराने के लिए अनगिनत हजारों लाखों लोग शहीद हो गए। जो महत्वपूर्ण साथी हैं, क्या इनकी ये भावना थी, यही इनका सपना था जो आज हो रहा है, जो आज के नेता कर रहे हैं? नहीं, इनका सपना था, इन्होंने जान इसलिए दिया, इन्होंने कुर्बानी इसलिए दिया कि हमारा देश आजाद होगा, अंग्रेज जाएंगे और भारत के लोग मिलकर के हमारा जो देश का संविधान है वो कहता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग में कोई अलग नहीं दिखता है, कोई जात नहीं दिखता है, कोई धर्म नहीं दिखता है, कोई क्षेत्र नहीं दिखता है, ये पूरा भारत हम भारत के लोग
तो भारत के लोगों के भविष्य के लिए एक अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए संविधान बना, लेकिन उसको लोग अपने अपने फायदे में करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी के जो ये अब देखा देखी करने लग गए। 1 साल से हमारी पार्टी के फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब जगह चल रहा है, तो देखा देखी लोग फोटो लगाने लग गए हैं। केजरीवाल ने एक तरफ लगा दिया अम्बेडकर जी का, पंजाब में जीतना था तो चूंकि पंजाब के शहीद आजम भगत सिंह, तो भगत सिंह का फोटो लगा लिया। इसी तरह हमारे देश में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इन लोगों की आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी, ये वो चेहरे हैं जो अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के दलाल थे। इन लोगों के सरकारी गवाह बनने से सबूत है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इन लोगों को नेता मान लिया। इन लोगों के मुखबिरी करने से, इन लोगों के गवाही देने से कई लोगों के फांसी पर चढ़ना पड़ा था। हमारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जब फांसी का सजा सुनाया गया तो इनके टीम के क्रांतिकारी साथी फैसला लिए तो उस जज को उड़ा दिया जाएगा। और जब वो फैसला लिया तो इन लोगों में जो आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनमें एक थे बीडी सावरकर, बहुत फेमस नाम है, जिनका बड़े पूजा पाठ होता है। क्रांतिकारियों के टीम में एक दुर्गा भाभी थी। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील है, शिक्षा के मास्टर, आपको पता होगा, फेमस नाम है दुर्गा भाभी। 4 साल का छोटा बच्चा जब उस प्रोग्राम में गए अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, तो 4 साल के बेटे को बीडी सावरकर के घर में अमानत रख के गई। लेकिन बीडी सावरकर को पता नहीं था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अगले दिन जब अखबार में छपा कि उस जज का हत्या हुआ, उसमें एक महिला भी थी। अब बीडी सावरकर तो समझ गए कि महिला वो दुर्गा भाभी हो सकती है। देखो कितना निर्दयी, कितना क्रूर आदमी उस 4 साल के बच्चे को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस काम को अंजाम देने के बाद वो लोग फरार हो गए और वो भरोसा करके उनके यहाँ बच्चे को रख के गई। वो क्रूर आदमी बच्चे को बाहर निकाल दिया, फिर कोई पड़ोसी उस बच्चे को संभाला। तो ऐसे ऐसे लोगों का आज देश में बोलबाला है। आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बुद्धिजीवी मास्टर लोग हैं। मुझे जरा बताइएगा कि उसका मतलब क्या होता है। तिरंगा, हम तिरंगा फहराते हैं ऐसे, हम देखे हैं कल सब जगह निकाले होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन आईपी कॉलोनी में मैं देखा आ रहा था कि तिरंगा का ऐसे और कंधा दे करके चल रहे हैं, जैसे तिरंगा का 100 यात्रा लेके जा रहे हैं। वो कई मेरे ख्याल से 100 मीटर से ज्यादा ही लंबा होगा। ऐसे ले जाते। एक बात, तुम ऐसे कंधा दे करके, जैसे दिहाड़ी वाले लड़के लगा लिए हो जिनको समझ नहीं है, उसको दिहाड़ी से मतलब है, वो तिरंगा को कंधा दे के जा रहा है। इनके ये कहते कुछ है, दिल में कुछ होता है। ये तिरंगा से प्यार नहीं करते। जिसका ये नेहरू और पटेल का विवाद बना करके लोगों को लड़ाने की कोशिश किया, ये पटेल को मानने वाले लोग नहीं है। कितना सौ फुट का मूर्ति बना देने से मानने वाले नहीं हो जाते। ये तो मूर्ति बनाया नेहरू से बड़ा करने के लिए। ये खड़ा किया पटेल और नेहरू को लड़ा दो, देश की जनता को लड़ाने के लिए। पटेल क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और वो जिन्ना, एक और मोरारजी देसाई, ये सब प्रधानमंत्री के दावेदार थे। लेकिन सबकी दावादारी में तो देश एक नहीं रहेगा ना। देश तो एक रहेगा सर्वसम्मति से। उस समय जो सूझबूझ वाले लोग थे, महात्मा गांधी थे, कांग्रेस का उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, इन सबों ने राय किया, देखो दावेदार इतने हैं, इलेक्शन कराओगे तो इसमें अंग्रेज फिर फायदा उठाएंगे, हमारा देश फूटेगा। इसलिए इलेक्शन नहीं कराना है प्रधानमंत्री के लिए। सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री चुनना है।
सब मान गए, सब मान गए। चूंकि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये अंग्रेजों ने दो संगठन बनाए थे हमारे देश को तोड़ने के लिए। मुसलमानों का मुस्लिम लीग, हिंदुओं का हिंदू महासभा, ये दोनों एक दूसरे तरफ सुअर का मीट और गाय का मीट फेंक करके लड़ा दिए, केस में राइट करा दिए। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि जो लोग आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इनका जो सबसे बड़ा संगठन है जिसको पूछते हैं आरएसएस, वो अपने नागपुर में जो उसका दफ्तर है वो तिरंगा नहीं फहराया। तो ये नरेंद्र मोदी जो आज अमृत महोत्सव मनवा रहा देश में, क्या ये तिरंगा को अंदर से मांगता है? देश को धोखा दे रहा है। इसलिए तिरंगा का अंदर से जो उनका मानना है, ये तिरंगा का शव यात्रा निकाल रहे हैं। कितना अपमान है तिरंगा का। इसलिए अमृत महोत्सव के नाम पर ये देश की जनता को धोखा दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। आज का अधिकांश लोग इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जो आज देश का हालत ऐसा हो गया कि अपने कमाने खाने में, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में परेशान है। लोगों को सही जगह पे सुनने समझने के लिए जाने का समय नहीं है। देश की जो सरकार बनी उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही है सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको आवास का व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नहीं है। अगर जिम्मेदारी नहीं निभाया तो ये अमृत महोत्सव मनाने का ढोंग क्यों रच रहा है? ये भाषण दिया था नरेंद्र मोदी, क्या बोला था? लाल किले से क्या बोला था 2022 तक देश में एक भी आदमी बिना घर का नहीं रहेगा, सबको घर होगा। और ये सबको घर हुआ नहीं है। तो जब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य पूरा करो तो ढोंग करो, जीतो हल्ला करो, जो भी कहना है करो। इसलिए हम इस पर टाइम ज्यादा नहीं करेंगे। हमारे जो पार्टी के आज मुख्य ये सब बातें कहा इसलिए विरोध करने के लिए नहीं, हमारी पार्टी के गठन ही हुआ। हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे, किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को सच पता होना चाहिए। ये हमने किसी का आलोचना नहीं किया है, किसी का बुराई नहीं किया है। जो पावर में लोग हैं उनकी ड्यूटी है वो पहले करें, और ना करें तो हटे, लोग उनको हटाए। हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको आवास की गारंटी करती है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पढ़ने की करो तैयारी। सरकार की मुफ्त पढ़ाने की होगी जिम्मेदारी। आज चाहे वो ज्यादा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, सबकी कमाई का 70-80% पढ़ाई और दवाई में जा रहा है। सरकारी स्कूलों का व्यवस्था खराब करते जा रहे हैं। हरियाणा का सरकार दाना डाल रही है, प्राइवेट में पढ़ाओगे तो सरकार 1100 देगी, सरकारी में पढ़ाओगे तो सरकार 500 देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सरकारी को खत्म करना है, क्योंकि 1100 मिलेगा प्राइवेट पढ़ाने के लिए, तो हर आदमी कहेगा भैया प्राइवेट पढ़ाओ, सरकारी की व्यवस्था खराब है। तो सरकारी को खत्म करना है, सरकारी के टीचरों को बेरोजगार बनाना है, ये इनकी पॉलिसी है, ये इनकी नीति है। सरकारी में पढ़ करके लोग आईएएस आईपीएस बने, प्राइवेट में पढ़ के उतना नंबर नहीं आया है। जो लगन है, मेहनत है, पढ़ने वाला बच्चा है, वो सरकारी में पढ़ करके महान बन जाता है। आज भी सरकारी में पढ़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकारी का व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। जितने प्रधानमंत्री बने, सबसे ज्यादा अगर सरकारी संस्थान लगाया है तो जवाहरलाल नेहरू ने लगाया, इंदिरा गांधी ने लगाया, राजीव गांधी ने लगाया। बाकी लोगों का तो कार्यकाल बहुत कम था। बीपी सिंह का, हमारे लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों के कार्यकाल कम थे, इसलिए 1-1, 2-2, 3-3 लगाए। लेकिन इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू मेरे ख्याल से वीडियो पे चल रहा होगा, किसी कार्यकर्ता ने आरटीआई लगा करके, आईटीआर लगा के बनाया। सबका 1-1 प्रधानमंत्रियों का लिस्ट है कि कौन कितना सरकारी संस्थान लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 लगाए, 7 बेचे।
लेकिन अभी जो वर्तमान है सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा ईमानदार और सबसे ज्यादा दमदार 23 बेचा है, एक भी नहीं लगाया है। और फिर भी लोग कह रहे हैं पूरी दुनिया में दमदार है, अच्छा है, मोदी है, सब बेच रहा है, पूरा देश बेच दिया। अब आप ये बताइए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में बिजनेस करने के लिए 1600 ईस्वी में, और देश को 150-200 साल गुलाम बना के रखी। और जब ये मोदी साहब जो बेच दे रहे हैं तो देश आजाद होगा कि गुलाम होगा? ये कैसा अमृत महोत्सव है, सोचिए आप लोग, कि जब सब बिक जाएगा सरकारी संस्थान। ये अलग बात है, जो लोग समझते नहीं है वो सरकारी चीज को गलत समझते हैं, कहते सरकारी वाला तो काम ही नहीं करता है। वो सरकारी वाला काम क्यों नहीं करता है? ये नेता मंत्री संतरी वो सरकारी वाले से मंथली मांगते हैं, महीने में इतना देना है, एक एसपी का एरिया में इतने लाख तेरे को देना है, ऊपर तक डीसी को इतना देना है, एसएचओ को देना है। और पुलिस में भर्ती होगा तब 20 लाख दे, तब पुलिस में भर्ती हो जाएगा। तो जो रिश्वत दे के भर्ती होगा वो काम कैसे करेगा? इसलिए सरकारी संस्थान से, सरकारी कर्मचारी से नफरत मत कीजिए, उसके कारण को जानिए। हमारी पार्टी अपने कार्यक्रम में लिख दिया है, हमारी पार्टी में जो आएगा सच्चा इंसान परम ज्ञानी बन जाएगा। जब सच्चा इंसान परम ज्ञानी बन जाएगा, बताइए भ्रष्टाचार रहेगा क्या? भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। हमारी पार्टी दोनों कार्यक्रम फिट कर दिया है, सबको सरकारी बनाने का काम किया है। तो कैसे सरकारी बन के लोग हेरा फेरी नहीं करेगा, वो भी रास्ता बना दिया है। लेकिन आप कहोगे कैसे, सब लोग कहते हैं कैसे होगा, बताओ। अब सवाल ये है कि बता दिया जाएगा पहले, तो हमारे देश में जो अभी सबसे ज्यादा दमदार है ये छोटे हो जाएंगे। इनको पहले मौका दिया जा रहा है कि पहले करके दिखाइए, हाँ तो करो ना तो हटो, करके दिखाया जाएगा। और कोई चैलेंज करता है तो जितना कार्यकाल रह गया है, पार्टी कह रही है 3 साल के लिए, जितना कार्यकाल रह गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज इस्तीफा दे, 1 साल के अंदर हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री जो बनेगा करवाट, वो करके दिखा देगा। और ना करके दिखाए तो फांसी पर चलने के लिए तैयार होगा हमारे पार्टी का। अगर दमदार है मोदी तो ये शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, मानव अधिकार देश को ये शपथ पत्र दे दे कि अपने कार्यकाल में करे या हटे या फांसी पर चढ़े। हमारी पार्टी इस ऐलान के साथ जनता के बीच में जाने वाली है। इन बातों के बाद फिर किसी का सवाल ये नहीं रह जाता है कि झूठ सब बोलते हैं। बात तो सही है, इतना झूठ बोला कि किसी को भरोसा करने का जगह नहीं रह गया है। लेकिन बिना भरोसे के गाड़ी चलेगा नहीं। हमारी पार्टी कह रही है ऐसे ठोकर में भरोसा मत करो हमारी पार्टी पे, इस ऐलान के साथ भरोसा करो कि सबको देखा बार बार, सबको देखा 70 साल, इनको देखा 8 साल, किसी को देखा 5 साल, इसको 3 साल देखो, एक बार चांस दो। हमारी पार्टी पूरे देश में ये करके दिखाई। इसलिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप जो आज का विषय है आजादी का आंदोलन का मूल भावना और आज का भारत, हमने मोटा मोटी रेखा खींच दिया। मैं चाहूंगा हमारे बीच में बहुत सीनियर, देखिए हम किसी को बुलाए थे आज के मुख्य, आज बहुत जगह प्रोग्राम होता है तो शायद वो अनुपस्थित, और शायद इसलिए अनुपस्थित है कि हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बैठे हैं। तो इस अवसर पर मैं चाहता हूँ शायद मैं, देखिए हमारी पार्टी जनमानस में भरोसा करती है, जनता की राय से काम करने के लिए मौका जो बोलना चाहेंगे सबको दी जाएगी। लेकिन मैं जहाँ तक अभी तक जितना परिचय आया है उसमें लग रहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को ज्यादा ज्ञान होगा इन महान पुरुषों का ध्यान में रखते हुए। देखिए लोग कहते हैं घर में तो बनता नहीं किसी का, मैं 2-4 बात और
आज ऐसा देश का वातावरण बना दिया गया है, अपने आप नहीं बना है, बनाया गया है। फूट डालो, राज करो। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान बार बार वोट जीतने के लिए किया जाता है। क्यों? हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए ऐसा बोलो कि उसका वोट मिल जाए। दिमाग में चढ़ा दिया गया है कि मुसलमान कब्जा कर लेंगे। अब हिंदू कहता है भाई हम कब्जा कैसे होने, ये सब ना समझिए। इसलिए ये जितने लोग थे इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सरदार सब थे। जो कहता आपस में लोगों का बनता नहीं, इनमें किसी का बनता था, किसी का नहीं बनता था। सबका विचार अलग अलग होता है। एक बात, एक चीज सब नहीं हो सकता। हर आदमी को अपना विचार रखने का अधिकार है। हर आदमी का विचार अपने हिसाब से उत्पन्न होता है। ये सब में मतभेद था, सबका अपना अपना राय था, सबका लड़ने का, अंग्रेजों को भगाने का अलग अलग तरीका था, लेकिन सबका लक्ष्य एक था, वो था देश की आजादी। आजादी के लिए कोई जान दिया, कोई अनाज दिया, कोई झंडा ढोया और कोई गद्दारी भी किया। सब कहते हैं ना, कैसे कहते हैं, 99 बेईमान फिर भी देश महान। ऐसे कहते हैं 100 में 99 बेईमान फिर भी देश महान। लोग आम भाषा में बोल देते हैं। क्यों? ऐसा वातावरण बना दिया गया है, लेकिन इन लोगों में ये भावना नहीं थी। ये सब लोग अपने घर परिवार बाल बच्चे से ऊपर उठ करके देश के लिए काम कर रहे थे। और मतभेद पूरा था, महात्मा गांधी से, नेहरू से, पटेल से, चंद्रशेखर आजाद से, सुभाष चंद्र बोस से, भगत सिंह से, ये कोई नहीं था इसमें कि सबका एक में एक बात मिल रही हो, नहीं मिल रहा था। सब में मतभेद था, लेकिन एक लक्ष्य था, आजादी। और इसमें महात्मा गांधी सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रपिता क्यों कहलाए? ये सबको जोड़ बटोर के पद नहीं लेते थे, सबको जोड़ बटोर के मान मनोबल करके लेके चलते थे। अब जो मनाएगा रूठे को, उसी को तो माना जाएगा ना। हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, तो श्रेष्ठ कौन होगा? जो लड़ेगा नहीं मनाएगा। तो श्रेष्ठ गांधी थे। गांधी का देखिए विचार कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश को एक करके ले चलने के लिए, सबको मनाने के लिए काम करते थे। पटेल और गांधी, पटेल और नेहरू में ये मुकाबला था, लेकिन गांधी समझते थे कि किस काम का कौन अंजाम दे सकता है। बताइए, आपको, आप टीचर है, आपको पढ़ाने में लगन है। आप एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ कोई टीचर बैठे तो टीचर है, पढ़ाने में लगन है, डॉक्टरी में मन लगेगा ना? मन लगेगा ना आप डॉक्टरी कर पाओगे। इसी तरीके से नेहरू के अंदर गांधी को दिखा ये दुनिया को जा करके देश के लिए कुछ कर सकता है, और प्रैक्टिकल में करके दिखाया भी। गांधी को दिखा कि पटेल कि जितने हमारे देश में रजवाड़े हैं अलग अलग, बहुत सारे, वकील साहब को पता होगा, बहुत सारे रजवाड़े, ये पटेल में वो खासियत है, ये रजवाड़ों को जोड़ देगा, मिला देगा भारत में। इसलिए गांधी लड़ गए इस बात पे कि देखो नेहरू प्रधानमंत्री का रोल अच्छा करेगा, पटेल गृह मंत्री का रोल अच्छा करेगा। लोगों को तर्क दे करके समझाए, लोग मान गए। लेकिन जो विरोधी लोग थे, देश को बांटना चाहते थे, हिंदू महासभा के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, जो आज उधर पाकिस्तान में वो बन रहा बड़ा नेता, इधर हिंदुस्तान में बन रहा है बड़ा नेता, जात धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, वो लोग नहीं माने, देश को बंटवा दिए। एक उदाहरण है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, आप नजर उठा के देखिए, भिलाई स्टील प्लांट, आज अमेरिका कहते हैं ना, सबसे पहले नेहरू अमेरिका के पास गए, अमेरिका ने कहा कि क्या करोगे, संस्थान लगा के हमसे सामान ले जाओ। रूस, सोवियत संघ ने कहा हम फुल मदद करेंगे, हमारे देश में जितना भी सरकारी संस्थान बड़ा बड़ा लगा, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, और कौन, हमारे वकील साहब को लोगों को पता होगा जो इतिहास के जानकार हैं,
नेहरू पूरे दुनिया में घूम घूम के देश के लिए बड़ा बड़ा संस्थान लगवाया मदद से, हमारा देश आगे बढ़ा। पटेल गृह मंत्री के पद को बढ़िया निर्वाह किए। पूरे देश में जितने भी रजवाड़े थे, चाहे वो हिंदू राजा था चाहे मुसलमान राजा था, सबको समझा बुझा के एक किया। भारत तब बना है। आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अलग अलग रजवाड़े बटे थे, राजा भी लड़े आजादी के लिए। झांसी की रानी लड़ी, महाराष्ट्र के मराठे लड़े, शिवाजी लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, वो सारे लड़े। लेकिन बाद में जब सब मिला के देश एक हुआ, जब हमारा देश चलने लग गया, जब हिंदू महासभा का, मुस्लिम लीग का, अंग्रेजों का दाल नहीं गला, महात्मा गांधी का मर्डर करवा दिया गया। जब महात्मा गांधी का मर्डर करवाया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रिजाइन कर दिए। बोले भाई हम गांधी की रक्षा नहीं कर पाए। जब हम रक्षा नहीं कर सकते तो हमको गृह मंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है, रिजाइन कर दिए। जवाहरलाल नेहरू बोले पटेल गांधी थे तो हम लोगों को समझाते बुझाते थे, अब गांधी रहे नहीं, अब तुम्हारी हमारी देश को ज्यादा जरूरत है, इसलिए रिजाइन वापस लो और देश को संभालो। फिर ये दोनों नेता मिल करके देश को आगे बढ़ाए। आज जितने फूट डालने वाले लोग हैं, पटेल से लड़ाएंगे नेहरू को, नेहरू से लड़ाएंगे पटेल को, अलग अलग लड़ाएंगे सुभाष चंद्र बोस को, शहीद आजम भगत सिंह को। जो आज के लोग हैं जानते हो क्या मानते हैं? ये सभी क्रांतिकारियों को क्या है, ये आज डर से बोलते नहीं है कि वोट कट जाएगा, ये अंदर से इनको देशद्रोही मानते थे, जो अंग्रेज मानते थे। ये जितने क्रांतिकारी हैं, ये जो नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, जो उसकी सरकार है, उसका संस्था है, ये सब अंदर से इनको फासिस्ट मानता है, ये सब अंदर से इनको आतंकवादी मानता है, देशद्रोही मानता है। क्यों? ये उनके चंगुल में नहीं रहते थे। इसलिए आज कोई कुछ भी कहे, बड़ा से बड़ा नेता कहे, नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता कोई है? नहीं है ना। नरेंद्र मोदी को ललकारने की हिम्मत रखती है हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी। और जितने लोग आप बैठे हो, अगर नरेंद्र मोदी को ललकारोगे नहीं तो गुलाम बन के रहोगे। हमारे बीच में कई परिवार के लोग बैठे हैं, मुझे पता है सबकी, बीवी बच्चे बाल बच्चे सब मिलकर दिन रात एक करके 16-16 घंटा काम करके सब अपना घर परिवार बनाने में लगे हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है। आने वाले टाइम है कि और भी बुरा हाल होने वाला है। हमारे देश की संपत्ति बाहर जा रही है, पहले अंग्रेज ले गए। हमारे देश की संपत्ति पता नहीं 8,000 है कि 800 लोग हैं जो अपनी संपत्ति लेके विदेश चले गए। भारत के कितने लोग पलायन कर रहे हैं अमीर। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो भैया काम धंधा चौपट हो रहा, तो अपनी पूंजी लेके बाहर जा रहे हैं। इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान जात धर्म में दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है लोगों को, और अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं। सरकार बना, पद पे रहना चाहिए, सरकार बनाना चाहिए, देश के लोगों की जरूरतों से कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि छोड़ दिए?